Good morning, respective teachers and students also. My name is Simran and I am from AMCOM first year. My roll number is 034 and I am belong to section B of AMCOM first year. First of all, today my topic is today I am presenting a presentation. Today I am described a presentation on the topic of capital budgeting. First of all, what do you mean by capital budgeting? Capital budgeting का मीनिंग क्या है? तो कैपिटल बजटिंग को अगर हम ईजी वे में समझे तो कैपिटल बजटिंग का मीनिंग ये है कि जब भी कोई भी फर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे डिसीजन मेकिंग करती है तो उसको हम कैपिटल बजटिंग बोल सकते हैं, या हम कहें कि मतलब जितना भी उसको फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना उसके लिए उसके रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन वो मेकिंग करेगी तो उसको आप कैपिटल बजटिंग कहेंगे. मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन फिक्स्ड एसेट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कैपिटल बजटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या कर रहे हो आप कि मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब यहाँ पे यही है कि वो फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए डिसीजन लेंगे इन फिक्स्ड एसेट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर. जो फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए जो डिसीजन लेंगे या जो वो खर्चा करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी उसको बोला जाता है. फिर कैपिटल बजटिंग इज ऑल्सो नोन एज ए इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग भी इसको बोलते हैं. प्लानिंग ऑफ कैपिटल एक्वाइजिशंस प्लानिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा, जिसके और भी इसी तरह के नेम हैं. फिर इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप कैपिटल बजटिंग क्यों कर रहे हो, फर्म के अंदर क्यों ज़रूरी है ये. इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी कैपिटल एक्सपेंडिचर. यहाँ पे ये देखते हैं हम कैपिटल बजटिंग के थ्रू कि आप जितना भी फिक्स एसेट्स में आप इन्वेस्ट करोगे उसके रिगार्डिंग आपको कितना प्रॉफिट अर्न होता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना भी आप करोगे तो इन फ्यूचर में वो कितना आपको रिवेन्यू लाके देगी. टू नो वेदर द रिप्लेसमेंट ऑफ एनी एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स गिव मोर रिटर्न देन अर्लियर. तो यहाँ पे इसका एक और मेन मोटिव होता है कि जितना भी आपकी पहले से ही फिक्स एसेट्स फर्म के अंदर अवेलेबल है, अगर आप उसको क्या कर रहे हो, रिप्लेस विद द न्यू वन, तो वो आपको फर्म के अंदर वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी देगी या नहीं देगी. इस चीज़ का भी हम पता लगाने के लिए कैपिटल बजटिंग के लिए डिसीजन लेंगे. टू डिसाइड वेदर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इज़ टू बी सिलेक्टेड और नॉट. यहाँ पे ये भी देखते हैं कि यहाँ पे जो भी आप कोई भी नया प्लांट स्टार्ट करना चाहते हो, कोई नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करना चाहते हो और उसके रिगार्डिंग आप फिक्स एसेट्स को परचेज कर रहे हो, तो यहाँ पे वो जो स्पेसिफिक आप प्रोजेक्ट ले रहे हो उसको सिलेक्ट करना है या नहीं करना, ये भी इसका एक मेन मोटिव होता है. टू फाइंड आउट द क्वांटम मीन्स होता है कि क्वांटिटी क्वांटम ऑफ द फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जितना भी आपको क्वांटिटी में फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी. टू एसेस द वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर. यहाँ पे क्या है कि वेरियस सोर्स आपके होते हैं फाइनेंस के लेके, जैसे कि आप इक्विटी शेयर्स को भी इशू कर सकते हो, आप प्रेफरेंस शेयर्स को भी ले सकते हो, आप डेब्ट कैपिटल को भी आप इशू कर सकते हो. तो इसी तरह की आप क्या कर रहे हो कि वेरियस सोर्स जो है फाइनेंस को इकट्ठा करने के लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इजी रहेंगे या नहीं रहेंगे, बेनिफिशियल हैं या नहीं है. टू इवेल्यूएट द मेरिट ऑफ ईच प्रपोजल टू डिसाइड विच प्रोजेक्ट इज़ बेस्ट. यहाँ पे क्या होता है कि कैपिटल बजटिंग जब हम करते हैं तो कई तरह के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं फर्म के अंदर या कंपनी के अंदर वो क्या करते हैं, तो वो डिसीजन मेकिंग करती है कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो उसके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल है, जो उसके लिए बेस्ट है अकॉर्डिंग टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट ऑफ द फर्म. तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं, कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं कैपिटल बजटिंग का डिसीजन लेते टाइम. तो यहाँ पे कौन कौन से वो मेथड्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है. तो इन मेथड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया. फर्स्ट इज ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटिंग मेथड भी इसको बोलते हैं, और मॉडर्न और डिस्काउंटिंग मेथड नेक्स्ट मेथड है. तो ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटिंग मेथड ऐसे मेथड्स है जिनमें जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर्ड नहीं किया गया था, बट यहाँ की कुछ ड्रॉबैक्स थी. उसी के रिगार्डिंग क्या हुआ, फिर मॉडर्न और डिस्काउंटिंग मेथड्स जनरेट हुए फर्म के अंदर. तो ये किस तरह से है देखो, इनको भी हम डिस्क्राइब करते हैं.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटिंग मेथड में आपका आता है पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके रिगार्डिंग आप क्या करते हो, आप ये देखते हो कि आपने जितना भी आज इन्वेस्टमेंट किया है फर्म के अंदर फिक्स एसेट्स में, वो आपका इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में रिटर्न करेगी, तो उसको आप पे बैक पीरियड मेथड बोल देते हो। यहाँ पे क्या होता है कि आप सपोज करो कि आपने 1 लाख रुपीज़ फर्म के अंदर इन्वेस्ट कर दिए फिक्स एसेट्स में, कोई भी आपने प्लांट खरीद लिया, तो अब हम ये देखेंगे कि वो जो रिटर्न करके देगी 1 लाख रुपीज़, वो कितने टाइम के अंदर रिटर्न करके देती है, तो इसको पे बैक पीरियड मेथड बोलते हैं। और इस मेथड के रिगार्डिंग क्या होता है कि 2 तरह की सिचुएशन को भी एक्सप्लेन किया गया है। तो कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड मेथड यहाँ पे जो है रिटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। तो व्हेन एनुअल कैश फ्लो इज़ इक्वल, तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या एजम्पशन करके चल सकते हो, या फर्स्ट ऑफ ऑल एक फर्म की क्या सिचुएशन हो सकती है कि जितना भी उसका एनुअल फ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है कैश के अंदर, वो क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। इट मीन्स कि जितना भी वो 1 लाख रुपीज़ लगा रही है एक फिक्स एसेट्स को उसने परचेज़ किया और उससे वो अब इनकम जनरेट कर रही है, तो वो क्या कर रही है कि रेगुलरली अगर उसकी 20,000 रुपीज़ इनकम जनरेट हो रही है तो हर साल उसका 20,000 ही इनकम रहेगी। तो ये क्या है कि व्हेन एनुअल कैश फ्लो इज़ इक्वल, कि कैश फ्लो क्या हो, जब इक्वल हो। पर ऐसी सिचुएशन हमेशा तो नहीं होती किसी भी फर्म के अंदर कि वो कोई भी आपने प्लांट खरीदी है तो वो हमेशा ही सेम रिटर्न आपको फर्म के अंदर देगी। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है पेबैक पीरियड इज इक्वल टू टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल मीन्स कि जितना भी इन्वेस्टमेंट फर्म के अंदर किया गया तो उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, अपॉन में ईयरली कैश CF80। फिर उसके बाद क्या है कि व्हेन एनुअल, अब मैंने आपको बताया था कि एक ही सिचुएशन तो नहीं रहती कि वो हर साल जो है सेम ही इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न गेट करेगी फर्म। अब उसका जो नेक्स्ट मेथड है वो एनुअल कैश फ्लो अनइक्वल, कि जो एनुअल कैश फ्लो है उसका क्या हो, अनइक्वल हो, कि वो हर साल जितना भी उसको रिटर्न हो रहा है उस प्रोजेक्ट के ऊपर वो एक जैसा ना हो। तब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना हमने 4 साल लिए हैं कि 1 2 3 4 ईयर्स है हमारा, और एनुअल कैश फ्लो जो हो रहा है एक जिस प्रोजेक्ट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है जिन फिक्स एसेट्स में, उनसे जो रिटर्न आ रहा है फर्स्ट ईयर 8,000, सेकेंड ईयर 6,000, थर्ड ईयर 4,000 और लास्ट ईयर इट मीन्स फोर्थ ईयर जो है वो 2,000 रुपीज़ कैश फ्लो हो रहा है उनका। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो देखेंगे हम कितना है, तो फर्स्ट ईयर 8,000 हुआ, सेकंड ईयर 14,000, थर्ड ईयर 18,000 और लास्ट ईयर क्या है यहाँ पे 20,000 है। इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है कि 20,000 हमने लास्ट में फोर्थ भी क्यों छोड़ दिया, क्योंकि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की है फर्म के अंदर वो कितना है, 20,000 रुपीज़ की है एज ए कैपिटल बजटिंग के अंदर। फिर उसके बाद क्या है कि हाँ डिसीजन रूल्स भी लिए जाते हैं, यहाँ के कुछ डिसीजन रूल लिए जाते हैं कि आपने ये प्रोजेक्ट देख लिया भाई, फिर इसके रिगार्डिंग जो है डिसीजन किस तरह से लेंगे, कि इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट करेंगे। तो एक्सेप्ट करने का यहाँ पे तब एक्सेप्ट करेंगे कि पेबैक पीरियड जो मेथड है वो लेस देन टारगेटेड पीरियड। टारगेटेड पीरियड मीन्स कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया और आपने ये सोचा था कि भैया आपका तो 10 ईयर के अंदर ही वो रिटर्न करके देगी, बट यहाँ पे क्या है कि 5 ईयर में रिटर्न करके दे रही है पेबैक पीरियड के अंदर, तो वो लेस देन हो गया ना टारगेटेड पीरियड से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी कि उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर टारगेट पीरियड से वो क्या है कि ज़्यादा है तो उसको रिजेक्ट किया जाएगा। फिर इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस इसकी सिंपल सी हैं कि सिंपल एंड ईजी है, ईजी टू कैलकुलेट करते हैं इसको, और लिक्विडिटी रेशो इसकी पता चल जाती है, और डील्स विद रिस्क कि रिस्क के साथ डील्स करते हैं। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके कुछ। सबसे बड़ी इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये क्या है, इग्नोर कर रहा है पूरी तरह से। और यहाँ पे कैश इनफ्लो आफ्टर पेबैक पीरियड, कि यहाँ पे ये कैलकुलेट नहीं किया जा रहा। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 साल के लिए क्या करें, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देख रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं कि ये पेबैक पीरियड के बाद कितना रिटर्न करती है उस पर हमने कोई ध्यान ही नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी फर्म जब इन्वेस्टमेंट करते कैपिटल डिसीजन लेती है तो उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना, और यहाँ पे इसी को कंसिडर्ड नहीं किया गया है कि वो कितना प्रॉफिट अर्न करेगी फर्म। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट मेथड है एवरेज अकाउंटिंग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, इसको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी
भी इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम ये एनालाइज करते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, देखो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जैसे यहाँ यहीं से हमें पता चल रहा है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है कि कितने साल के अंदर अंदर वो रिटर्न करके देगी, एवरेज पीरियड एक निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के लिए, एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे ना अकाउंटिंग प्रॉफिट भी एवरेज का ही ले रहे हैं हम, और यहाँ पे जो एवरेज इन्वेस्टमेंट भी हम एवरेज ले रहे हैं। तो एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करते हैं, एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल अकाउंटिंग प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट। ये प्रोजेक्ट लाइफ भी इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है उसके लिए क्या फॉर्मूला आप लगाओगे, उसके लिए फॉर्मूला आप लगाओगे एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस में स्लैवेज वैल्यू अपॉन 2। इसका ये फॉर्मूला हो गया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि उसके बाद इसकी क्या थी, मैंने आपको बताया था कि जो मॉडर्न टेक्निक्स, जो आपकी ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी उसमें 2 ही मेथड हैं। अब आपकी जो नेक्स्ट टेक्निक्स हैं वो आपकी हैं मॉडर्न टेक्निक्स, या इसको टाइम एडजस्टेड टेक्निक्स भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे इसका डिस्काउंटिंग कैश फ्लो बेस्ड मेथड भी इनको बोलते हैं। तो फर्स्ट मतलब इनको भाई उनमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे तभी ये आई हैं। तो उनके ड्रॉबैक्स क्या थे कि वो क्या कर रही हैं कि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि उनके ड्रॉबैक्स ये हैं कि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर्ड कर ही नहीं रही है। और वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर्ड ना करने की वजह से क्या हो रहा है कि उसको आप क्या कर दोगे, उसको आप डिस्कार्ड कर दोगे। और फिर नई टेक्निक्स भी यहाँ पे आई है। तो क्या है, सबसे पहले टेक्निक्स है नेट प्रेजेंट वैल्यू। आप क्या देखते हो कि प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को काफ़ी कंसीडर्ड किया गया है तीनों ही केसेस में। तो सबसे पहले है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू में आप क्या देखते हो, नेट प्रेजेंट वैल्यू में आप ये देखोगे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू इज डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश इनफ्लो, कि जितना भी कैश इनफ्लो होगा एंड ओवर सम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश आउटफ्लो। और जितना भी कैश आउटफ्लो होगा आप उसको यहाँ पे देखोगे कि कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, और उसके रिगार्डिंग क्या है आप डिसीजन लोगे। फिर इसका अनदर इसकी भी कुछ एडवांटेजेस हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर्ड करता है, एंटायर कैश इनफ्लो का भी पता लगाता है। यहाँ पे डिस्काउंटिंग रेट का यूज़ करें। डिस्काउंटिंग रेट का मतलब क्या होता है कि एक मिनिमम रिक्वायर्ड रेट होती है कि रेट ऑन रिटर्न की, रिटर्न मतलब आपको कितना मिनिमम इतना तो इतना देगी ही देगी। तो उसको आप क्या कह देते हैं कि मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न भी बोल देते हैं, या सेट ऑफ रिस्क फॉर सेट ऑफ रिस्क को सेट करने के लिए। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट है, यहाँ पे डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट हैं, और प्रेजेंटेशन ऑफ द रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड को भी ये कंप्लीट नहीं कर पाती। फिर उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट मेथड है वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या बेनिफिट कॉस्ट रेशो। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या बेनिफिट कैश रेशो क्या है कि यहाँ पे क्या करते हैं हम कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज एसर्टेन बाय द कंपैरिजन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कि हम क्या करते हैं कि अभी जो प्रेजेंट में कैश इनफ्लो हो रहा है, यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी की फिर बात हो रही है, उसको क्या करते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, जो फ्यूचर में कैश आउटफ्लो होगा उसकी। ठीक है, तो इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, लाइफ वैल्यू ऑफ फुल प्रोजेक्ट कंसीडर किया गया है यहाँ पे, रिलायबल ऑफ कंपैरिजन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू से ज़्यादा रिलायबल और एक्यूरेट रिजल्ट ये हमें प्रोवाइड करके देता है। डिसएडवांटेजेस इसके क्या है, कम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और ये क्या कर रही है टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, कि इसको अंडरस्टैंड करना और इम्प्लीमेंट करना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है यहाँ पे। फिर इसका जो लास्ट मेथड है वो क्या है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और इसको क्या कहते हैं टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी बोल देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें ये देखते हैं कि जो फ्यूचर वैल्यू है कैश फ्लो की, और जो प्रेजेंट वैल्यू है कैश फ्लो की, वो किस सिचुएशन पे जो है ज़ीरो या इक्वल होती है। तो ये यहाँ का मेन मोटिव होता है इस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न का। थैंक यू।